हेलो एंड वेरी वेलकम टू द क्लास। आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, अभी हम जो आपके साथ शेयर करें। जल्द ही मैं आपके साथ लाइव जो है क्लासेस शुरू करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो शुरू करते हैं फटाफट बिना टाइम गवाए। बेलामी वर्सेस सबाइन। बेलामी बनाम सबाइन किससे संबंधित है? कंडीशनल ट्रांसफ़र, लीज पेंडेंस, सेल या मॉर्गेज? तो इसका सही उत्तर है लीज पेंडेंस के साथ में ये जो केस है वो संबंधित है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस लो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं जो कहता है ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम शैल बी इफेक्टिव ओनली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय ट्रांसफर और इज डली अथोराइज्ड एजेंट। अनुयोज्य दावे का अंतरण, चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो, ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। ये किस सेशन में कहा गया है? आपने टीपीए की क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, मुझे पता है, तो आंसर देना मुश्किल नहीं होगा। सेक्शन 130 के अंदर इस चीज़ को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू मैक्सिम नेमो डेट को नॉन हैबिट, यानी कि जिसके पास नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ये जो इसके अपवाद हैं वो किस अनुभाग में, किस हमारे सेक्शन में, किस धारा के अंतर्गत जो है निहित है? 41, 43, 46 या बोथ 1 और 2? तो इसका सही उत्तर है 41 और 43 के अंदर इसके एक्सेप्शन कवर किए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंतामारा टी कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रबोध दास बनाम दांतमारा टी कंपनी किस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है? डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस या नन ऑफ द अबव? सही उत्तर है डॉक्ट्राइन ऑफ परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस, जो कि बात करता है सेक्शन 53 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्गेजर कैन मेक लीज ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद सर्टेन कंडीशंस प्रोवाइडेड। बंधककर्ता कुछ शर्तों के साथ गिरवी रखी गई संपत्ति का पट्टा कर सकते हैं। वो जो शर्तें हैं वो कौन सी सेक्शन में बताई गई हैं? 65, 65A, 66 या 66A? तो इसका सही उत्तर है 65A के अंदर उन शर्तों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आ ही जाता है हमारे एग्जाम्स में। क्लेम फॉर मैसनी प्रॉफिट क्या एक्शनेबल क्लेम है? तो इसका सही उत्तर है एक्शनेबल क्लेम ये नहीं है। कॉपीराइट ऑफ ए बुक एक्शनेबल क्लेम नहीं है। राइट टू गेट डैमेजेस एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्लेम ऑफ ए मुस्लिम वाइफ फॉर अनपेड डोअर ये एक्शनेबल क्लेम है। तो हमारे क्वेश्चन का उत्तर है क्लेम ऑफ ए मुस्लिम वाइफ फॉर अनपेड डोअर क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। सेक्शन 12 इज नॉट एप्लीकेबल वेयर ट्रांसफर इज बाय। धारा 12 उस स्थान पर लागू नहीं होती जहां स्थानांतरण होता है मॉर्गेज से, लीज से, सेल से, एक्सचेंज से। सही उत्तर है जहां लीज की बात होती है वहां पर सेक्शन 12 एप्लीकेबल नहीं होता। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, प्रतिस्थापित सुरक्षा का सिद्धांत कौन से सेक्शन के अंदर आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 73 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी की बात हुई है। रामकुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबको पता होगा ये आपको कि ऑस्टिनेबल ऑनर से रिलेटेड है, सेक्शन 41 से रिलेटेड है रामकुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन का केस। डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग कौन से सेक्शंस में कवर किया गया है? 56, 81 या दोनों में से कोई नहीं या दोनों? तो सही उत्तर है दोनों के अंदर, 56 और 81 के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग कवर किया गया है। विच सेक्शन प्रोवाइड्स that a transfer property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law? कौन सी धारा प्रदान करती है कि संपत्ति का हस्तांतरण हर मामले में लिखे बिना किया जा सकता है जिससे कानून द्वारा लिखित रूप से स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन 8, सेक्शन 9, 10, 11 अगर आपको पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं कि कौन सा सेक्शन ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना है वो बिना लिखित के भी, बिना राइटिंग के भी हो सकता है हर केस में जहाँ पर राइटिंग जो है एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है लॉ के द्वारा। तो सेक्शन 9 इस चीज़ को कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
डॉक्ट्राइन ऑफ लीज या फिर पट्टे का जो सिद्धांत है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये कैसे होता है? नोटिस कितने दिन का होता है ईयर टू ईयर में? हमें पता है नोटिस 6 महीने का होता है, और अगर मंथ का है तो 15 डेज का नोटिस होता है। 106 हमारा सेक्शन है। ए लीज कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो लीज का जो डिटर्मिनेशन का जो सेक्शन है सेक्शन 111 है। कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? एफ्लक्स ऑफ टाइम से कर सकते हैं, हाँ। हैपनिंग ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन के ऊपर कोई लीज बेस्ड है और वो कंडीशन हो जाती है तो भी लीज डिटरमाइन हो जाती है। इम्प्लाइड या एक्सप्लाइड, दो एक्सप्लाइड, अगर इम्प्लाइड सरेंडर होता है, एक्सप्रेस सरेंडर होता है, दोनों सरेंडर में से कोई भी सरेंडर, दोनों ही तरीके से लीज जो है सरेंडर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। फोर्थ ऑप्शन जो होगा हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो हमें पता है फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है वो सेक्शन 128 कहता है कि वॉइड होता है। अब हमें पता है एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अगर कोई गिफ्ट ऐसा है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग फ्यूचर प्रॉपर्टी दोनों ही इंक्लूडेड है, एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है, फ्यूचर प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है, तो जिस हद तक एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी का केस है वहाँ तक तो जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है गिफ्ट के थ्रू हो रहा है वो तो वैलिड है, लेकिन जहाँ फ्यूचर प्रॉपर्टी आ जाएगी उतना गिफ्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सल डोनी कहाँ कवर किया गया है? तो यूनिवर्सल डोनी जो है वो सेक्शन 128 पे कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी सूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी एनी न्यू इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट बी क्रिएटेड। संपत्ति के शीर्षक के संबंध में किसी मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान उस संपत्ति के संबंध में कोई नया हित नहीं बनाया जाना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? हमें अच्छे से पता है, कंसोलिडेशन तो नहीं कहता, होल्डिंग ओवर लीज की भी बात नहीं और इलेक्शन की भी बात नहीं, लिस्ट पेंडेंस की बात है कि जब कोई पेंडेंसी है तो उस संपत्ति के संबंध में कोई नया हित नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास है सेक्शन 52। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ पर इंक्लूड किया गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन सेक्शन 61 में इंक्लूड किया गया है। अब इन्हें हम मैच करेंगे। मैंने फिर से वही कहना चाहूँगी, आप एक बार मॉर्गेज की इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर ट्रिक है। तो ये वही ट्रिक है, फिर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखो, सिंपल मॉर्गेज, जो मॉर्गेज वाला हमारा सेक्शन है सेक्शन 58, उसमें जो मॉर्गेज है, जो मॉर्गेज के टाइप्स हैं वो बी से शुरू हैं, मतलब क्लोज बी है वहाँ से शुरू है। क्लोज ए में मॉर्गेज बताया गया है, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होता है, मॉर्गेजर क्या होता है, सिंपल। तो मॉर्गेज जो हमारी क्लोज बी है वहाँ पर ये होता है शुरू कि मॉर्गेज जो कितने तरीके की, पहला जो तरीका है, पहला जो टाइप है वो बी से शुरू होता है, और पहला टाइप क्या है? सिंपल मॉर्गेज। तो बी तो हो गया हमारा सिंपल मॉर्गेज। फिर कंडीशनल सेल, तो कैसा है? कंडीशनल सेल, सी से कंडीशनल, और सी वाली क्लोज में ये आता है। यूसुफ्रुक्चट मॉर्गेज आप याद रखिएगा, डी यू से याद रखिएगा, तो डी यू से ये हो गया। फिर आता है इंग्लिश मॉर्गेज, तो इंग्लिश मॉर्गेज ई जो है वो इंग्लिश मॉर्गेज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, रिक्वायर से ट्रांसफर मस्ट डिलीवर subsequently acquired property to the transferee who acted upon his false representation and did harm to himself by paying money for what he could not get it। ट्रांसफ़र के जो ट्रांसफ़र है, मतलब जो कि हमारा जिसको की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उसको बाद में अर्जित संपत्ति को ट्रांसफरी तक पहुंचाना होगा जिसने अपने झूठे प्रतिनिधित्व पर ट्रांसफ़र का काम किया और उसे नहीं मिला, उसके लिए पैसे देकर खुद को नुकसान पहुंचाया। एक व्यक्ति ए ना, उसने बी को कुछ इस तरीके से झूठी तरीके से कुछ रिप्रेजेंट किया जो एक्चुअल में बात नहीं थी, और उस रिप्रेजेंटेशन से जो है प्रभावित होकर बी ने उसको कुछ ट्रांसफ़र कर दिया और उस ट्रांसफ़र की वजह से बी को नुकसान पहुंचा। तो कह रहे हैं यहाँ पर अगर बाद में उसको उसके पास वही चीज़ आ जाएगी, जो चीज़ जिसके उसने ट्रांसफ़र के लिए कहा था कि मेरे पास है और एक्चुअल में उसके पास नहीं थी और बाद में उसके पास आ जाती है, तो फिर उसको क्या करने पड़ेगा? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी ए फेवर ऑफ फॉरफीचर। तो सही है, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल, मतलब उसको फीड करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा जो उसने पहले ही कहा था। ये हमारा सेक्शन है 43। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कौन से सेक्शन में कवर किया गया है? सेक्शन 35 के अंदर कवर किया गया है। ये मत सोचिएगा कि मैं फिर से आपको क्यों नहीं डिटेल में इनके एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हर क्लास में मैंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया था।
फिर भी मैंने सोचा है कुछ, अगर आप लोग ऐसा कहेंगे, कुछ मेरे को बोलेंगे करने के लिए, तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि थोड़े दिनों बाद आई विल स्टार्ट द रेगुलर क्लासेस। हम अपना 1 अप्रैल से लिमिटेशन एक्ट पहले स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम और भी बाकी के जो हमारे एक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ना विद इन लाइक वंस इन ए वीक हम जो पढ़ा करेंगे उसका रिवीजन करा करेंगे, तो उस वक्त फिर सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करा करूँगी। तो ये मैं आपके साथ करने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे इस चीज़ को मानते हैं कि ठीक कर रही हूँ मैं ये, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि यस आई शुड स्टार्ट दिस वन, कि हम 1 हफ्ता लिमिटेशन एक्ट पढ़े और फिर उसके बाद में 1 दिन हम उसका रिवीजन क्लास कर लेंगे। और आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे साथ रेज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, वी विल फॉलो द सेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है ऑनरस गिफ्ट। तो ऑनरस गिफ्ट जो है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? ऑनरस गिफ्ट जो है वो सेक्शन 127 में, यूनिवर्सल डोनी 128 में और ऑनरस गिफ्ट 127 में। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है मुसाशिर साहू वर्सेस लाला हकीम लाल। तो ये जो केस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? मोर्गेज, फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र, एक्सचेंज या लीज? तो इसका सही उत्तर है फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। धनपति वर्सेस देवी प्रसाद, तो ये किससे रिलेटेड केस है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, साइप्रस होल्डिंग आउट पार्ट परफॉर्मेंस। तो सही उत्तर है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है धनपति वर्सेस देवी प्रसाद। सेक्शन 6 गिव्स द टेस्ट ऑफ हाउ मेनी आइटम्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो उसमें पता चलता है कि भाई इतनी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो कितनी चीज़ों को कहा है कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसके अंदर 10 क्लोज हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब ये 6 ही आ गया, इसमें से कुछ क्लॉजेस तो आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इनको मैच करना है। स्पेक सक्सेशन, तो मतलब हमें मेयर चांस ऑफ कि मुझे कुछ मिलने वाला है ये सोच करके कोई ट्रांसफ़र कर देना, तो वो नहीं होगा, सेक्शन 6 ये कहता है। और उसकी क्लोज ए पहली चीज़ यही चीज़ कह रहे हैं। री एंट्री की जो बात है उसको नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, तो री एंट्री क्लोज बी में है। डोमिनेंट हेरिटेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये क्लोज सी के अंदर है। राइट टू सू नहीं कर सकते, ये क्लोज डी के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से 10 पूरी क्लोज हैं हमारे पास। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ जुगल किशोर सराफ वर्सेस रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो क्या चीज़ जो है हेल्ड की गई थी जुगल किशोर सराफ वर्सेस रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के केस में? दैट वेयर ए डिग्री प्रोवाइड्स फॉर ए फ्यूचर डिग्री इट इज़ नॉट एक्शनेबल क्लेम, कि जब कोई डिग्री फ्यूचर डिग्री को प्रोवाइड करता है तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। जब डिग्री फ्यूचर डिग्री को प्रोवाइड करती है ये एक्शनेबल क्लेम है। ये एक लेस पेंडेंस हो जाएगा, ये होल्डिंग ओवर लीज हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है, इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जब एक डिग्री, जहाँ पर एक डिग्री फ्यूचर डिग्री को प्रोवाइड करती है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। The Amendment Act of TP 1882 in the year 2002 was effective from, तो कब से इफेक्टिव हुआ था? 31 दिसंबर 2002 से ये इफेक्टिव हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको इरेलीवेंट मत समझिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ ए क्लोग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन इज ए रूल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कंसाइंस। ये किस केस में कहा गया था? मुरारी लाल वर्सेस देवकरण, ग्रीनवुड वर्सेस बेनेट, राम भवन सिंह वर्सेस जगदीश, नास वर्सेस इनमान। तो सही उत्तर है मुरारी लाल वर्सेस देवकरण के केस में कहा गया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ ए क्लोग ऑन इक्विटी ऑफ रिडम्पशन इज अ रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। मोचन की इक्विटी पर रोक का सिद्धांत न्याय, समानता और अच्छे विवेक का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद द कंडीशन दैट एन इंटरेस्ट क्रिएटेड देयरइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्रांसफरी shall cease on his becoming insolvent, such a condition is। यदि कोई संपत्ति ऐसी शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है कि जो ट्रांसफरी के बेनिफिट के लिए कोई एक मतलब इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, कोई फेवर क्रिएट किया गया और उसको इंसॉल्वेंट होने के बाद वो जो मतलब जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, बेनिफिट जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ये कंडीशन वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल या अनलॉफुल। तो उसका सही उत्तर है कि ये कंडीशन जो है वो वॉइड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर देर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें पता है, अगर मार्शलिंग और कॉन्ट्रीब्यूशन के बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में जो वो होगा, जो इफ़ेक्ट डलेगा वो किसका डलेगा? मार्शलिंग प्रिवेल करेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिवेल करेगी, कोई प्रिवेल नहीं करेगा, या दोनों में से कोई भी प्रिवेल करेगा? तो इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा, बहुत सिंपल सा इसका आंसर होएगा। इट इज़ ओपन टू द डोनर टू ट्रांसफर बाय गिफ्ट title of ownership in the property and at the same time deserve its possession and enjoyment to himself during lifetime।
यदि दान करने के लिए उपहार संपत्ति में स्वामित्व का शीर्षक और एक ही समय में अपने कब्जे और जीवन काल के दौरान खुद को आनंद लेने के लिए हस्तांतरित के लिए खुला है, कह रहे हैं कि इट इज़ ओपन टू द डोर टू ट्रांसफर बाय गिफ्ट टाइटल और ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी एंड इज द सेम टाइम रिजर्व हिज पोजेशन एंजॉयमेंट टू हिमसेल्फ ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्या करता है, पहले तो जो डोनर है ऐसे करता है कि जो गिफ्ट ने जिसने ट्रांसफ़र करा है उसकी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी में वो मतलब ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन जो उसका पोजेशन है वो अपने आप लिए रख लेता है, एंजॉयमेंट के लिए रखता है जब तक वो है। तो ये किस चीज़ में, किस केस में हेल्ड हुआ था? के बालाकृष्णा वर्सेस के कमलम, तिलकधारी लाल वर्सेस खेदन लाल, आरिफ वर्सेस जादूनाथ या सरदार गोविंद राव केस में? तो इसका सही उत्तर है के बालाकृष्ण वर्सेस के कमलम के केस में हुआ था कि उसने उपहार जो था संपत्ति का स्वामी का शीर्षक था और वो तो उसने ट्रांसफ़र किया, लेकिन उसने जो जब तक वो जीवित था तब तक के लिए अपनी जो रिजर्व रख दिया पोजेशन को अपने लिए और एन्जॉयमेंट के लिए, तो वो जो था इस केस में इस केस का मैटर था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि मॉर्गेज वॉज वैलिड एवन दो नो पार्ट ऑफ मॉर्गेज मनी हैज़ बीन एडवांस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंधक वैध था भले ही बंधक धन का कोई हिस्सा उन्मत्त नहीं हुआ हो। तो किस केस में कहा? कूपर वर्सेस कूपर, नोएक्स वर्सेस राइस, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस कोचीन रिफाइनरी के केस में बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉर्गेज वैलिड है भले ही जो मॉर्गेज का पार्ट है, मॉर्गेज मनी का जो पार्ट है वो एडवांस हुआ था। कोई भी पार्ट एडवांस नहीं हुआ था, तभी भी एडवांस नहीं दिया गया था, मतलब पहले नहीं दिया गया था, तभी मॉर्गेज जो होगी वो वैलिड होगी। नेक्स्ट केस हमारे पास है ए वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय डेथ ऑफ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन। तो निहित हिस्सा जो है वो कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं होता। तो वेस्टेड इंटरेस्ट अभी भी डिफीट नहीं होगा, विफल नहीं होगा अगर जो ट्रांसफरी है, अंतरिति है, उसकी डेथ हो जाती है पोजेशन होने से पहले। तो सेक्शन 18 में 19, 20, 21 में इस चीज़ को कहा गया है, इस चीज़ को 19 में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। Where, by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, an interest created for the benefit of a person or of a class of person fails in regard to such persons or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest, जहाँ की व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए श्रेष्ठ हित धाराओं 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी संव्यवहार में श्रेष्ठ और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात या पर प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई भी हित सक्सीड होता है, फेल होता है या डिपेंड करता है, कांट से कुछ कह नहीं सकते। तो इसका सही उत्तर है फेल हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को कहा गया है सेक्शन 16 में। If a donor dies before acceptance of a gift by donee, then gift is, यदि किसी दाता द्वारा उपहार की स्वीकृति से पहले मृत्यु हो जाती है तो उपहार वैलिड है, इन्फोर्सिएबल है, इनवैलिड है या वॉइड है? तो हमें अच्छे से पता है वॉइड होता है सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर लीज, तो होल्डिंग कर के रखना लीज को, लीड का टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी क्या करता है, रेवोकेशन हो जाता है लीज का, रिन्यूअल हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिपेंड होता ऑन द पार्टीज। तो सही उत्तर है लीज रिन्यूअल हो जाती है, सेक्शन 116। फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र कौन से सेक्शन में कवर किया गया है? फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र जो है 47 में कवर किया गया है और जो बार है फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र वो 53 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है once the period of lease expires, the relationship of landlord and tenant ceases and the tenant becomes a trespasser and therefore there is no question of service of notice under section 106। एक बार पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद मकान मालिक और किराएदार का संबंध समाप्त हो जाता है और किराएदार एक अतिचारक बन जाता है, इसलिए धारा 106 के तहत नोटिस की सेवा का कोई सवाल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये केस लो है। स्टैनली वर्सेस वाइल्ड, नोक्स वर्सेस राय, शांति देवी वर्सेस अमल कुमार बनर्जी या वाइटली वर्सेस मिशेल, ये शांति देवी वर्सेस अमल कुमार बनर्जी के केस में हेल्ड हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेचुटरी ड्यूटीज ऑफ मॉर्गेज इन पोजेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, कब्जे में बंधक के वैधानिक कर्तव्यों को अनुभाग के तहत प्रदान किया गया है। तो जो उसके स्टेचुटरी ड्यूटीज़ हैं मॉर्गेजर के, तो वो किस मतलब किस सेक्शन में है? 76, 75, 76, ठीक है 57। तो सही उत्तर 76 है। ठीक है, फिर आ जाइए
रूल अगेंस्ट परपेचुटी डज नॉट अप्लाई व्हेन ट्रांसफर इज बेनिफिट फॉर द पब्लिक। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है कि परपेचुटी जो है अलाउड नहीं है, क्या है आप मुझे बताओ। उसमें कह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन के तौर पे काम करेगा कि अगर रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो होगा वो अप्लाई नहीं होता है जब ट्रांसफ़र जो होता है वो बेनिफिट के लिए होता है, पब्लिक के लिए। ये हमें कौन से सेक्शन में बताया गया है, 14, 16, 17 या 18? तो सही उत्तर है 18 के अंदर। राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी 1957 का केस किससे रिलेटेड है? वेस्टेड इंटरेस्ट, पार्ट परफॉर्मेंस, एक्सचेंज या लीज? सही उत्तर है ये केस वेस्टेड इंटरेस्ट का है, राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन। तो अलगाव को रोकने वाली स्थितियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं? धारा 10 के अंतर्गत आती हैं। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन की मतलब एलिनेट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only, the transaction is called। जो दो व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक चीज़ के स्वामित्व के लिए दूसरे के स्वामित्व को हस्तांतरित करते हैं, न तो कोई चीज़ या दोनों चीज़ें केवल पैसा होती हैं, तो लेन देन क्या होता है? ये हमारा जो सेक्शन 118 है ना, उसी की डेफिनेशन है, बेयर एक्ट से एक्सचेंज होता है। ठीक है, गिफ्ट के एसेंशियल बताओ, बहुत इजी है। एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन होता है, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव राइट हो गया। वन पर्सन इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर इन रिगार्ड टू लेटेस्ट राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन सर्टेन मैटर्स। एक व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों और कुछ मामलों में देनदारियों के संबंध में प्रतिस्थापित किया गया जाता है। तो ये लाइसेंस है, सबरोगेशन है, चार्ज है, मर्जर है। तो सही उत्तर है सबरोगेशन, हमारा सेक्शन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 63 एंड 63A? 63 और 63A कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि इंटरेस्ट रेट तय नहीं होता तो उस केस में डिफॉल्ट जो होगा मतलब इतनी पे करनी पड़ेगी। वो कितनी इंटरेस्ट है? 6, 7, 89। तो सही उत्तर है 9% जब फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलर हैज़ अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज। तो सेलर के पास ड्यूटी है, सेलर की ड्यूटी कर्तव्य है कि वो इनमें से कौन से डिफेक्ट को डिक्लेयर करे। लेटेंट, पेटेंट या कोई भी नहीं, या दोनों? तो सही उत्तर है लेटेंट डिफेक्ट। वैसे तो दोनों करनी चाहिए बट ये तो ड्यूटी है कि लेटेंट तो करनी ही चाहिए। 47 क्वेश्चन है, एज पर TPA द ईजमेंट्स कैन बी। तो ईजमेंट ट्रांसफर हो सकती है, नहीं ट्रांसफर हो सकती, नहीं ट्रांसफर हो सकती अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, ट्रांसफर हो सकती है अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। तो अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को किया ही है, तो कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही है, मतलब है ही ऐसा। तो आप मुझे इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला करेक्ट है। फिर है, हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टेशन अंडर द TPA। तो TPA के अंदर कितने विटनेस की ज़रूरत होती है? एक, किसी भी नंबर की, दो या दो से ज़्यादा, कोई विटनेस रिक्वायर ही नहीं है। तो सही उत्तर है दो या दो से ज़्यादा विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मोर्गेज बाय द मोर्गेजर। तो बंधक द्वारा दूसरा बंधक कहलाया जाता है। रिन्यूअल ऑफ मोर्गेज, सेकंड, पुजीन या नन ऑफ द अबव? तो सही उत्तर है पुजीन। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या शामिल नहीं है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ग्रास, ओनली क्रॉप्स। तो सही उत्तर है स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ग्रास। तो 50 क्वेश्चंस हो गए हमारे आज के। नेक्स्ट हम जल्दी फटाफट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।